गुड इवनिंग बच्चों। मैं शिवांशु सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद शिव। और हम अभी तक पढ़ रहे थे इस चैप्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, मतलब हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। और हम बेसिकली पढ़ रहे थे गांधी इरा, और इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट आपका गांधी जी से संबंधित था, दूसरा पार्ट भी आपका गांधी जी से संबंधित है, पर बीच में कुछ मतभेद हो गए थे जिसके कारण गांधी जी के मतलब ज़्यादा गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों को ज़्यादा दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। और फिर हम आप लास्ट में आएंगे तो फिर देखेंगे गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों को बहुत बताया जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के इस चैप्टर में आपको पढ़ना था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी के द्वारा क्या क्या किया गया। क्या क्या किया गया है एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन बता देता हूँ। कहाँ तक बताया था मैंने आपको फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे तक बता दिया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं मैंने कहाँ तक बताया था। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो पूरी देखा करें, आधी नहीं। और अब अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी तो काम चल पाएगा ना। तो बाकी पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, आपको भी पढ़ने में अच्छा रहेगा और हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए जैसे भी आप पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अभी लास्ट तक मैं इस चैप्टर को पूरा एक साथ कर दूंगा। अभी जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। लगभग 5-6 वीडियोज इस चैप्टर की बनेंगी। और पहले 10 मिनट आपके रिवीजन के होते हैं, बाकी 20 मिनट मुझे पढ़ाना होता है। तो 10 मिनट आप रिवाइज करके आगे पढ़ना स्टार्ट करिए। पुराना वीडियो आप देखेंगे तभी आपको नया वीडियो समझ में आएगा। समझ लीजिए एक तरह से मूवी चल रही है, आपका कोई सीरियल चल रहा है घर का। आपने पुराना एपिसोड मिस कर दिया तो आगे एपिसोड में क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो इसीलिए मैं कहता हूँ पुरानी वीडियो से स्टार्ट करिए। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पर लाइन से वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको देखिए, उनको पढ़िए जाकर, और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक, चलिए चैप्टर की जब स्टार्ट की तो मैंने एक डेट बताई आपको 1915। मैंने कहा 1915 एक ऐसा समय था जब गांधी जी भारत लौटकर वापस आ रहे हैं। फिर जब गांधी जी भारत लौट के आते हैं तो 1917 में गांधी जी के द्वारा 2 सत्याग्रह किए जाते हैं, जिसमें एक होता है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा होता है आपका खेड़ा सत्याग्रह। फिर हम आगे बढ़े तो मैंने कहा 1918 पे हम पहुंचते हैं, और 1918 में भी गांधी जी के द्वारा एक सत्याग्रह किया जा रहा है जिसका नाम है अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। और आगे बढ़े 1919 में पहुंचे तो हमने 1919 में दो चीजें देखी। पहला देखा कि रॉलेट एक्ट आ रहा है, और उसके बाद देख रहे हैं हम कि आपका एक मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। और इसी खिलाफत मूवमेंट के साथ ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी ऐड कर दिया जा रहा है। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो इसको पढ़ने के लिए मैंने 3 जगह पर बताई थे। मैंने कहा अगर टाउन्स में बात करते हैं तो अलग तरीके से चल रहा था, अवध में बात करते हैं तो ये आपका अलग तरीके से चल रहा था, और अगर हम बात करते हैं साउथ में मतलब आंध्र प्रदेश में बात करते हैं, जिसमें आपको कल बताया अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। और मैंने कहा अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा एक मूवमेंट भी चलाया गया था जिसका नाम था गुरिल्ला मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपका 1919 से कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़े क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में बेसिकली जनवरी 1921 में स्टार्ट होता है। कैसे? क्योंकि दिसंबर, जनवरी से पहले क्या, दिसंबर 1920 में आईएनसी का एक सेशन होता है। कहां पर? नागपुर में। याद रखिएगा कि नागपुर में एक सेशन होता है जिसमें आईएनसी और जो थी वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट करने के लिए रेडी। आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट करने के लिए आगे आ गई। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा, और अंत में मैंने कहा कि एक इंसिडेंट होता है जिसे चौरा चौरी इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। और ये चौरा चौरी जो इंसिडेंट है ये कब हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका 1922 में, फेब 1922 में। ठीक, ये चौरा चौरी इंसिडेंट होता है, गोरखपुर के एक स्थान है जहां पर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में कुछ डिमॉन्स्ट्रेटर्स के द्वारा आग लगा दी जाती है, जिसके कारण कई सारे जो पुलिसकर्मी होते हैं उनकी मौत हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं परेशान होकर गांधी जी, आहत होकर गांधी जी क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। मतलब अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया। इसके आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होता है तो हमें याद आता है कि हमने नॉन कॉपरेशन में एक गलती कर दी थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का क्या किया था, बहिष्कार किया था, बैकआउट किया था। अब इस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बहिष्कार न कर हम इसको अपनाएंगे, और हम देखेंगे एक पार्टी बन रही है जिसका नाम है स्वराज पार्टी। तो पहला क्वेश्चन आता है स्वराज पार्टी कब बन रही है? तो स्वराज पार्टी बन रही आपकी 1923 में, और किसके द्वारा बन रही है? तो स्वराज पार्टी आपके दो लोग हैं, एक है CR दास मतलब चित्तरंजन दास, और दूसरे हैं आपके मोतीलाल नेहरू। इन दोनों के द्वारा इस पार्टी को बनाया जा रहा है।
और आगे बढ़े तो मैंने कहा एक प्लांटेशन की अगर बात करते हैं तो प्लांटेशंस में मैंने याद दिलाया था एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो आया था आपका 1859 में। क्या था इस एक्ट में कि जो आसाम में प्लांटेशन में काम कर रहे थे, मतलब जो टी गार्डन्स में काम कर रहे थे, उनको एक ट्रीटी कराई जाएगी, उनके साथ एक समझौता कराया जाएगा और उनको वहां से छोड़कर जाने नहीं दिया जाएगा। और बहुत इम्पॉसिबल होगा छोड़ना, और छोड़ने के लिए भी अगर आपको जाना है तो आपको परमिशन लेनी होगी और परमिशन मिलती नहीं थी। तो टी प्लांटेशन, जो टी प्लांटेशन या फिर टी गार्डन किया जाता था, टी गार्डन में जो काम करते थे लोग, उनको सालों सालों तक वहीं पर काम करना होता था। तो वही था आपका इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, फिर हम और आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कि आखिर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब हो रहा है। तो मैंने आपको बताया लाहौर में एक सेशन हो रहा था जिसके हेड थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और इन्हीं के द्वारा पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, मतलब कहा जाता है 26 जनवरी 1930 को। तो ये आपको दिमाग में रखना है। इतना आपका कंप्लीट हुआ था, और भी कंप्लीट हुआ था। हमने आपको साइमन कमीशन के बारे में बता दिया था, इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था साइमन कमीशन के बारे में। अब ये साइमन कमीशन क्या है, तो मैंने कहा कि साइमन कमीशन की अगर बात करेंगे तो 1927 में हम देख रहे हैं ब्रिटेन में आपकी जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो रही है, और गवर्नमेंट कौन सी बन रही है, जिसका नाम है टोरी गवर्नमेंट। ठीक है, टोरी गवर्नमेंट बन रही है। अब ये टोरी गवर्नमेंट एक कमिटी बनाती है जिसके हेड होते हैं जॉन साइमन। कमिटी बना रही है जिसके हेड कौन है, आपके जॉन साइमन इसके हेड हैं। और इनके द्वारा अब ये कमेटी क्यों बनती है, तो सबसे पहला रीजन है इस कमेटी को बनाया जाता है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को समझने के लिए। हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को बनाने के लिए इस कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी में आपके 7 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। पर जैसे ही 1928 में ये कमेटी भारत पहुंचती है, वैसे ही इसका स्वागत किया जाता है एक स्लोगन से जिसका नाम है गो बैक साइमन। गो बैक साइमन, इस स्लोगन से इसका स्वागत किया जाता है। क्यों इस स्लोगन से इसका स्वागत किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो 7 मेंबर्स बने थे, 7 के 7 जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, इसमें कोई भारतीय नहीं था। और भारतीयों का कहना था कि ये हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो इसमें हमारे मेंबर्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो मांग गलत नहीं थी। तो ये पूरा साइमन कमीशन से आपको दिमाग में रखना है। तो इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की बात करेंगे, साल्ट मार्च। ठीक है, साल्ट मार्च, जिसको आप डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम सीधे पहुंचते हैं साल्ट मार्च पर। और मैंने कहा कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल मुझसे बेझिझक बताइए, पर पढ़ते रहिए। एक ही मोटिव है कि आपके परसेंटेज, मैं कह रहा हूँ इसमें नहीं, एसएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल परसेंटेज की बात कर रहा हूँ कि मुझे 90 से नीचे परसेंटेज नहीं चाहिए। हो किसी का भी नाम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आपका नाम हो, आप पढ़े हैं, बस इतना दिमाग में रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट मार्च, उनको देखते हैं। देखिए ये है आपका साल्ट मार्च। साल्ट मार्च मतलब नमक यात्रा, मतलब नमक के लिए गांधी जी क्या कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। ठीक, अब पैदल चल रहे हैं तो कहाँ चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, कितने लोग चल रहे हैं, कब चल रहे हैं, ये सब पूरा क्वेश्चन बन के आता है। तो अब इन्हीं को हमें देखना है। तो महात्मा गांधी सबसे पहले देखते हैं कि जो नमक है ना, नमक साल्ट है, अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। अब नमक, नमक ऐसी चीज़ है कि भाई सबको खाना है। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, नमक का यूज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इनको लगता है, गांधी जी को लगा नमक जो है, सॉल्ट जो है, ये एक पावरफुल सिंबल है जिसके द्वारा हम नेशन को क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं। अब जब नेशन को एक कर सकते हैं तो पावरफुल सिंबल है, तो इसी पर ही आगे बढ़े। और 31 जनवरी 1930 को इन्होंने एक लेटर भेजा, किसको, वायसराय इरविन को। नाम याद रखना है, IRWIN। एक लेटर भेजा। मैंने कहा गांधी जी हैं तो वो सिंपल से आदमी, लड़ाई झगड़ा करते नहीं, ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर बात डील करते हैं। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी के द्वारा एक लेटर भेजा जा रहा है वहाँ के वायसराय इरविन को, जिसमें कितनी डिमांड्स हैं, जिसमें 11 डिमांड्स हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड्स है वो है सॉल्ट टैक्स को हटाना। हो क्या रहा था, एक्चुअली नमक ये हमारे यहाँ से ही बना रहे थे और हमें ही नमक देने के लिए टैक्स ले रहे थे। तो गांधी जी का कहना है यार तुम एक तो नमक हमारे यहाँ से पा रहे हो, ऊपर से हम ही से टैक्स ले रहे हो।
तो इसको हटाया जाए। तो इसी इसी को नमक कानून के तोड़ने के रूप में जाना जाता है। तो क्या बताया मैंने इस पॉइंट में, जरा फिर से समझ लेते हैं। मैंने कहा एक डेट थी आपकी 31 जनवरी 1930, ठीक। इस दिन गांधी जी क्या करते हैं, अपनी डिमांड्स को सबके सामने रखते हैं, ठीक। अपनी डिमांड जो है उनको सबके सामने रखते हैं। गांधी जी वायसराय इरविन के सामने एक लेटर भेजते हैं जिसमें उनकी 11 डिमांड्स होती है, 11 डिमांड्स होती हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि साल्ट टैक्स को हटाया जाए। अब कहते हैं कि भैया अगर साल्ट टैक्स को नहीं हटाया जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन करेंगे, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। तो उन्होंने 1 महीने का समय दिया था, और 11 मार्च के बाद जब 12 मार्च आता है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं अपना कौन, फेमस साल्ट मार्च। तो पहला चीज स्टार्ट कब हो रहा है साल्ट मार्च, तो साल्ट मार्च आपका स्टार्ट हो रहा है 12 मार्च 1930 को। कितने, मात्र 78 लोगों के साथ, 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स, मतलब जिनको उन पर विश्वास था कि ये बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, उनके द्वारा ये साल्ट मार्च स्टार्ट किया जाता है, ठीक। तो पहला मैंने बताया कि क्यों हो रहा, देखिए हर चीज का रीजन आपको जानना होता है। साल्ट मार्च, तो गांधी जी को लगता है कि साल्ट एक ऐसी चीज है जो क्या करेगी, पूरे नेशन को यूनाइट, मतलब एक साथ ला सकती है। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी 11 डिमांड्स, मतलब साल्ट टैक्स भी एक डिमांड थी, पर उसके अलावा 11 और डिमांड, 10 और डिमांड थी। तो इन्होंने 11 डिमांड किसको लिखी, वहां के जो उतने समय वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन को अपनी डिमांड्स भेजते हैं कि भाई हमारी ये डिमांड्स पूरी की जाए। फिर डिमांड्स को पूरी नहीं किया जाता है, और इसके बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी साल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ। और दिस मार्च ओवर 240 माइल्स, कितना दूर चलते हैं, तो लगभग 240 माइल्स चलते हैं गांधी जी साबरमती आश्रम से गुजरात के डांडी टाउन तक, ठीक है। साबरमती आश्रम से चलना स्टार्ट करते हैं 78 वॉलंटियर्स के साथ। कब स्टार्ट करते हैं, तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करते हैं, और 240 माइल्स चलकर डांडी तक पहुंचते हैं। डांडी एक टाउन है जो कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया का मतलब है नदी के किनारे का एरिया है, सॉरी समुद्र के किनारे का एरिया है, जहां पर नमक बनाया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं, जब पहुंच गए, द वॉलंटियर वॉक फॉर 24 डेज, कितने डेज चला, 240 माइल्स चले, और 24 दिन चलते हैं, अबाउट 10 माइल्स अ डे ऑन 6 अप्रैल 1930। कब पहुंच रहे हैं, तो 6 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुंचते हैं, और क्या करते हैं, पानी को उबालकर नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। अभी इसी को ना पूरा अलग समझ लेते हैं, मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा दे रहा हूं, तो ज़्यादा मेरी समझ से बेहतर रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो डांडी मार्च इंपॉर्टेंट रहता है, साल्ट मार्च आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, आपके बोर्ड में कई बार पूछा गया है साल्ट मार्च, तो इसीलिए दिमाग में रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। मैं बात कर रहा हूं आपसे डांडी मार्च की। डांडी मार्च भी इसे कहा जाता है, या इसे साल्ट मार्च भी कहा जाता है, तो दोनों याद रखेंगे, डांडी मार्च या साल्ट मार्च। हो क्या रहा था, तो मैंने इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया आपको, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी क्या करते हैं, तो 31 जनवरी 1930 को जो आपके एमजी हैं, एमजी का मतलब है जो आपके महात्मा गांधी हैं, जो आपके महात्मा गांधी हैं, उनके द्वारा एक डिमांड रखी जाती है, 11 डिमांड्स रखी जाती हैं। वो किसके आगे रखी जाती हैं, तो उतने समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन के सामने, ठीक। और कहा जाता है जिसमें सबसे पॉपुलर जो डिमांड थी वो आपकी साल्ट टैक्स था, कि साल्ट टैक्स को एबॉलिश किया जाए, खत्म किया जाए। उन्होंने समय दिया कि भैया मैं 11 मार्च तक का आपको समय देता हूं, आप सोच कर बताइए, नहीं तो 11 मार्च के बाद मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। नहीं माने तो 12 मार्च, देखिए स्टार्ट कब हो रहा है, 12 मार्च 1930 को आपका स्टार्ट हो रहा है, क्या आपका साल्ट मार्च। अब मैंने कहा 12 मार्च 1930 को आपका साल्ट मार्च स्टार्ट हो रहा है, कहां से, तो साबरमती आश्रम से। कहां से, तो साबरमती आश्रम से। और कहां तक चल रहा है, तो चल रहा है आपका डांडी के कोस्टल टाउन तक। कितने लोग चल रहे हैं, तो मैंने कहा इसमें 78 वॉलेंटियर्स शामिल होते हैं शुरुआत में। और कितनी दूर चल रहे हैं, तो लगभग 240 माइल्स ये कवर करते हैं। और मैंने कहा कितना दिन लग रहा है, तो 24 डेज में कवर करते हैं। और कब पहुंच जाते हैं, तो 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर ये वहां पर पानी को उबालकर, मतलब समुद्र के पानी को उबालकर कहीं ना कहीं नमक टैक्स, अब जो साल्ट टैक्स है, मतलब साल्ट लॉ जो था उसको तोड़ते हैं, और फिर कहीं
फिर नमक कानून को तोड़कर नमक बनाते हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि टैक्सेस को हटाया जाता है। तो ये पूरा साल्ट मार्च था। ठीक, तो साल्ट मार्च कहाँ से कब स्टार्ट हो रहा है? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हो रहा है। कितने वॉलेंटियर साथ हैं? तो 78 वॉलेंटियर साथ हैं। 240 माइल्स चलते हैं, जिसमें 24 दिन लगते हैं, और डांडी ये पहुंचते हैं, और डांडी पहुंचने के बाद 6 अप्रैल 1930 को ये नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। तो इतना था पूरा आपका साल्ट मार्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं लोग कि जो वहाँ के बेसिकली वायसराय हैं, जो गवर्नर से, देख रहे हैं गांधी जी फिर से एकदम मूड में आ गए हैं अब कि अब हमें आज़ाद होने ही होना है, चाहे जैसे होना है। तो अब आज़ाद होने के लिए फिर जब ये गांधी जी तोड़ते हो तो उन्होंने कहा कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाऊंगा। तो साल्ट मार्च जो चल रहा था आपका, वो एज ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रूप में ही चल रहा था। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री ब्रोक द साल्ट लॉ। अब अलग अलग पार्ट्स में, अभी गांधी जी ने जब गांडी में किया और फिर अलग अलग कोस्टल प्लेन्स हैं, तो अलग अलग जगह पर कई सारे लोगों ने इस नमक कानून को तोड़ा और नमक बनाया, जिसके कारण ये सॉल्ट लॉ जो था वो गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। उसके बाद और आगे अगर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक नाम मिलेगा जिनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान। देखिए मैं आपको बेसिकली जो सही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब्दुल गफ्फार खान की बात करेंगे तो इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके यहाँ बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि हु वाज नोन एज अ फ्रंटियर गांधी? तो अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, जिनको अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया था। और इनके अरेस्ट होने के बाद जो क्राउड था वो एकदम पागल हो गया। पागल होने का मतलब उन्हें गवर्नमेंट, पुलिस, वो सबको तोड़ डाला। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं जब ये क्राउड पागल होता है तो फिर देख रहे हैं गांधी जी से फिर वापस ले लिया जा रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे डील करते थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो इरविन के द्वारा इन्हें बुलाया जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि इरविन कह रहा है कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो, इतने मार मूवमेंट पे मूवमेंट ले चले आ रहे हो, इससे क्या होगा? तो इरविन के द्वारा इन्हें बुलाया जाता है और एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है। ठीक, किसके? गांधी और इरविन, जो लॉर्ड इरविन थे जिनसे नमक कानून को तोड़ने की बात हो रही थी, उनके बीच एक समझौता होता है। क्या समझौता होता है, कब होता है? तो 5 मार्च 1931 को। तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी जी डिसाइड करते हैं कि मूवमेंट में फिर से हम इंटर करेंगे। पर गांधी जी इरविन पैक्ट होता है और कहते हैं गांधी जी हैव टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल मतलब एक गोल टेबल है, उसके चारों तरफ लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे, अपनी डिमांड्स बताएंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे और उन पर डील किया जाएगा। ठीक, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? तो आपके ब्रिटेन में हो रही है, लंदन में हो रही है। और एग्री कर जाते हैं कि ठीक है हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे। तो इरविन का कहना था कि अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि आप जो मुझसे डिमांड कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी एक सरकार है जो मैंने बताया टोरी गवर्नमेंट, अब वो गवर्नमेंट है वो पूरा करेगी तभी तो मैं पूरा कर पाऊंगा, तो इसीलिए आप वहीं जाइए, उनसे बात करिए, वो अगर कहते हैं तो मैं काम कर दूंगा। तो यही होता है गांधी इरविन पैक्ट। पूछा जाता है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो मार्च 1931। किस लिए हुआ था? कि इरविन का कहना था ये जो बार बार आप मूवमेंट कर दे रहे हैं, तो इस मूवमेंट को बंद करके आप सीधे जाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करिए वहां पर और बात करिए। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। तो ये सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा 3 आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक, जिसमें आपके जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आईएनसी ने बैकआउट किया था। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे, वहां पर जो वही हो रही है। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन कॉन्फ्रेंस बट द निगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड द रिटर्न डिसअपॉइंटेड एंड इन 1932 गांधी जी रीस्टार्ट द मूवमेंट। कह रहे हैं कि भाई दिसंबर 1931 में सेकंड राउंड टेबल, याद रखना है ये कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी? तो 3 हुई थी, तो जिसमें दूसरी में गांधी जी ने भाग लिया था बस। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं, निगोशिएशन नहीं हो पाता है, मतलब बातचीत नहीं हो पाती है, जिसके कारण 1932 में फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यहां से आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव मतलब पहला कि ऐसा कौन आदमी था जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था? तो भीमराव अंबेडकर, ये नाम आपको दिमाग में रखना। ठीक है, बाबा जी भीमराव अंबेडकर ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। दूसरा पॉइंट अगर बात करेंगे गांधी जी कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे? तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तीसरा बात करेंगे कि आईएनसी जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पहले क्या सपोर्ट नहीं कर रही थी, मतलब उसके अगेंस्ट थी। अब जरा नोट पॉइंट में देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए जो मैंने आपको बताया वही लिखा है
कह रहे हैं कि द कांग्रेस हैड बायकॉट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था, बायकॉट किया गया था। ठीक है, अब अगर बात करेंगे कि गांधी जी को क्या कहा गया, तो हाँ, गांधी जी ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कह रहे हैं कि गांधी जी जो अनटचेबल है, अनटचेबल मतलब जो छुआछूत जिनको कहा जाता है, और हरिजन्स हैं उनको, जो अनटचेबल्स थे, गांधी जी ने अनटचेबल्स मतलब उतने समय छुआछूत वगैरह बहुत चल रहा था, तो अनटचेबल्स को क्या कहा है, तो उनको हरिजन मतलब हरि के लोग, भगवान के लोग, चिल्ड्रेन ऑफ गॉड कहकर बुलाया है। और बेसिकली यही आपको इतना जानना है कि हरिजन या फिर चिल्ड्रेन ऑफ गॉड जो अनटचेबल्स थे वो किसके द्वारा कहा गया था, तो गांधी जी के द्वारा कहा गया था। या फिर गांधी जी ने अनटचेबल्स को क्या न कहा था, तो हरिजन कहा था और चिल्ड्रेन ऑफ गॉड कहा था। तीसरा पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑर्गेनाइज द डिप्रेस्ड क्लास ऑफ दलित एसोसिएशन 1933 क्लैश्ड विद महात्मा गांधी। कह रहे हैं कि गांधी जी ने एक दलित एसोसिएशन के लिए एक डिप्रेस्ड क्लास बनाई थी, सॉरी भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि आपको पता है भीमराव अंबेडकर दलितों के नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलितों के, डिप्रेस्ड मतलब दलित समझिएगा, ठीक है, SC ST जो आते हैं, तो डिप्रेस्ड क्लास के लिए एक एसोसिएशन बनाई थी। कब बनाई थी, 1930 में, जिसके कारण गांधी जी से थोड़ा विवाद हुआ था, और इसी विवाद के आगे हम पढ़ेंगे पूना पैक्ट। ठीक है, ये देखिए, इसी विवाद को खत्म करने के लिए अब यहां से जो क्वेश्चन आता है कि ये बताइए पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था, तो पूना पैक्ट आपके MG मतलब महात्मा गांधी और BRA मतलब भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो याद रखना है कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। उसके बाद कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 में। कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 में आपका ये पूना पैक्ट हुआ था। और इस पैक्ट में क्या हुआ था, इंट्रीव इज द डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व्ड सीट इन प्रोविंशियल एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल। गांधी, देखिए अब मैं बता दूं कि गांधी जी जेल में थे, ठीक, पूरी कहानी सुनिएगा कि गांधी जी आपके जेल में थे। भीमराव अंबेडकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे दलित के लिए मुझे अलग एक इलेक्टोरेट्स चाहिए। इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है कि हम उनके लिए, जो उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी अलग होगा, और उनको वोट देने वाले भी अलग होंगे। तो गांधी जी ने कहा ऐसे तो पूरा देश बढ़ जाएगा यार, हैं तो वकील ही गांधी जी, दिमाग लगा ले गए। इन्होंने कहा देश बढ़ जाएगा, एक काम करते हैं, हम आपको एक रिजर्व्ड इलेक्टोरेट्स दे देते हैं। आपको इलेक्टोरेट्स हमने रिजर्व दे दिए, बट हम ये देखेंगे कि आपको जो वोट है ना, जो वोटिंग है वो जनरल में ही करनी पड़ेगी। तो इतना आपको दिमाग में। तो भीमराव अंबेडकर जी बेसिकली क्या क्या चाहते थे कि वो जो दलित्स है ना उनके लिए अलग से इलेक्टोरेट्स हो जाए, मतलब उनका रिप्रेजेंटेटिव अलग हो और उनको वोट देने वाले लोग भी केवल दलित ही हो। तो गांधी जी ने कहा नहीं, एक काम करते हैं, हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे। अभी भी आप गांवों में देखेंगे तो रिजर्वेशन मिलता है, मतलब कभी देखते हैं कि आपकी आरक्षित सीट आई है, मतलब रिजर्व सीट आई है, कभी अनरिजर्व सीट आई है। तो जब रिजर्व्ड सीट आती है तो वही गांधी जी के द्वारा जो पैक्ट हुआ था उसी के आधार पर आती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा हम आपको रिजर्व सीट दे देंगे, बट आपकी जो वोटिंग होगी, रिजर्व सीट आती है तब भी देखिए वोट सभी लोग करते हैं, वोट आपको जनरल इलेक्टोरेट्स में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट, दोनों आपको याद रखने। गांधी इरविन पैक्ट में क्या हो रहा है कि गांधी जी और इरविन के बीच एक पैक्ट हो रहा है कि आप अब अपना मूवमेंट बंद करिए और आप लंदन जाके कहीं ना कहीं आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करिए। पूना पैक्ट में क्या हो रहा है, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हो रहा है। कब हो रहा है, 24 सितंबर 1932 को हो रहा है, जिसमें डिमांड रखते हैं भीमराव अंबेडकर जी कि हमें अपने दलित डिप्रेस्ड क्लास लोगों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। तो गांधी जी ने कहा नहीं, हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो नहीं दे सकते हैं, इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, तो सेपरेट हम इलेक्टोरेट्स तो नहीं दे सकते हैं, पर हाँ हम आपको रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो उन्होंने रिजर्व कर दी सीटें और कहा वोटिंग जो क्राइटेरिया होगा वो जनरल क्राइटेरिया के हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो ये था आपका पूना पैक्ट। आगे बढ़ते हैं, पूना पैक्ट जब आपका कंप्लीट हुआ तो एकदम हम अंतिम में पहुंचते हैं, तो नाम आता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि भारत माता की पहली इमेज किसके द्वारा बनाई गई थी। तो भारत माता की जो पहली इमेज बनाई गई थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई थी। इन 18 अब देखो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम आप केवल भारत माता की इमेज से ही नहीं जानते हैं, आप जान रहे हैं कि आनंद मठ इनकी एक बुक थी जिसमें आपने देखा कि हमारे यहाँ जो हाइमन है, जो हमारे यहाँ नेशनल सॉन्ग है, वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो देखते हैं इन 1870 ही रोट वंदे मातरम।
वंदे मातरम आपका नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। ठीक, तो अब आप बात करते हैं कि वंदे मातरम एज अ हाइमन टू द मदरलैंड लेटर एंड इट वाज इंक्लूडेड इन हिज बुक आनंद मठ। पहली चीज बंकिम चट्टोपाध्याय से आपको जाननी है कि इन्होंने भारत माता की इमेज बनाई। दूसरी चीज आपको जाननी है कि इन्होंने वंदे मातरम लिखा है, और ये जो वंदे मातरम है ये कौन सी बुक, आनंद मठ, इनकी एक बुक है जिसका नाम है आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। और आफ्टर द अभिनाथ टैगोर अपॉइंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता, आफ्टर दैट, अब उसके बाद पहली इमेज किसने बनाई तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई, और दूसरी इमेज किसने बनाई तो अवनींद्र नाथ टैगोर। ये जान लीजिए ये आर्ट के बहुत उसने समय के स्पेशलिस्ट जाने जाते थे, और ये पोर्ट्रेट इमेज बनाते हैं भारत माता की, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से 2 पॉइंट आपको जान रहे हैं। पहला पॉइंट कि सबसे पहली इमेज किसने बनाई, तो सबसे पहली इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर आप जानेंगे कि जो वंदे मातरम है, जो आपका भजन है, जो हाइमन है, जो आपका नेशनल सॉन्ग है, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ही लिखा गया है स्वदेशी मूवमेंट के समय, जब स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था तो उसके समय लिखा गया था। और ये कहाँ से लिया गया है तो आपका आनंद मठ से लिया गया है। और लास्ट टॉपिक इसका पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक। क्विट इंडिया मतलब हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं, हिंदी में अगर बात करेंगे तो हमने अंग्रेजों से कहा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी लॉन्च्ड अ क्विक इंडिया मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब आईएनसी अब गांधी जी की हेल्प कर रही है, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च कर दिया। कब तो आपका 14 जुलाई 1942। याद रखिएगा यही पूछा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च होता है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो रहा है आपका 14 जुलाई 1942। इन दिस ओकेजन गांधी जी डिलीवर्ड डू और डाई स्पीच। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हो रहा है तो 14 जुलाई 1942 को लॉन्च हो रहा है। और इसी मूवमेंट में गांधी जी ने एक स्लोगन दिया, एक मतलब कह सकते हैं डिलीवर किया था एक स्लोगन, एक स्पीच दी, करो या मरो, डू और डाई, ठीक है। तो ये पूरा आपका चैप्टर था। आज आपने कितना पढ़ा एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज आपने कितना पढ़ा एक बार जान लेते हैं। आज आपने स्टार्ट किया था अपने साल्ट मार्च से, आपने साल्ट मार्च पढ़ा। साल्ट मार्च में आपने देखा कि कब स्टार्ट हो रहा है, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हो रहा है। एक बार साल्ट मार्च पूरा देख लेते हैं कि मान लीजिए ये है साल्ट मार्च, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है तो साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक चल रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है तो मैंने कहा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हो रहा है। कब खत्म हो रहा है तो आपका 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो रहा है। फिर मैंने कहा कितने वॉलेंटियर साथ निकले थे तो 78 वॉलेंटियर साथ निकले थे, पर लास्ट में पहुंचते पहुंचते लाखों की जनता, उनके लाखों के लोग, लाखों की मात्रा में लोग उनके साथ हो गए थे। फिर मैंने बताया कि जब स्टार्ट होता है तो कितनी दूर ट्रेवल करते हैं तो 240 माइल्स ट्रेवल कर रहे हैं ये, और मैंने बताया कि कितने दिन लग रहे हैं तो लगभग 24 डेज में ये कवर हो रहा है। तो इतना पूरा आपको साल्ट मार्च दिमाग में रखना है, ठीक है। साल्ट मार्च कंप्लीट हुआ तो फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंप्लीट हुआ तो हमने देखा कि हमारे देश में अलग अलग तरह से मूवमेंट चल रहे हैं, अलग अलग नाम देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक नाम आप देखेंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का मिल रहा है, एक नाम आप देखेंगे अब्दुल गफ्फार खान का मिल रहा है। अब्दुल गफ्फार खान एक ऐसे आदमी है जिनको फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाना जाता है। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आपने लास्ट में देखा जो 14 जुलाई 1942 को स्टार्ट होता है, जिसमें गांधी जी अपनी स्पीच दे रहे हैं जिसका नाम है डू और डाई। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि डू और डाई जो स्पीच थी वो गांधी जी ने किस मूवमेंट में दी थी, तो आपके क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया यहां से। अब इस चैप्टर की मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इसको लगातार ऐसे ही पढ़ते रहिए और लगातार हमसे बनते रहिए। अब हम ज्योग्राफी का आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बढ़िया चैप्टर है, उसको भी पढ़ेंगे, तो इतना ध्यान में रखिएगा बाकी अपनी पढ़ाई। और हाँ कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बेझिझक हमसे बता सकते हैं। आज तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मुझे पता है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करिए आप लोग, और पर पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आपकी, बाकी एंजॉयमेंट आपके दूसरे नंबर पर रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नमस्कार सभी को, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रहिए।